हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं सागर जिले में हुए उस हत्याकांड के बारे में, जहां एक भाई को अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए 33 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। एक गांव से रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि इंसाफ के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़े। चलिए इस केस के बारे में और डिटेल से बात करते हैं। सागर जिले में एक गांव पड़ता है मछरिया। वहां बाबूलाल और उसकी फैमिली बहुत ही प्यार से रह रहे थे। बाबूलाल की फैमिली में उनके फादर और उनके भाई, उनकी वाइफ और उनके बच्चे थे। एक दिन क्या होता है, बाबूलाल अपनी गाय और भैंसों को लेकर खेतों पर चराने के लिए जाते हैं। अब गाय भैंसों को तो जानवरों को पता नहीं रहता है कि वो कहाँ चर रहे हैं कहाँ नहीं। बाबूलाल की भैंसें किसी और के खेत में चली जाती हैं। इस बात को लेकर बाबूलाल का उमाशंकर से विवाद हो जाता है और वो विवाद वहां इतना बढ़ जाता है कि दोनों में आपस में कहासुनी हो जाती है। बाबूलाल इस बात की माफी मांगकर अपने घर वापस आ जाता है। बाबूलाल की तरफ से क्या होता है, वो लड़ाई वही खत्म हो जाती है। वो इस बात को इतना माइंड नहीं करता है कि इस पे उसको लड़ना चाहिए। लेकिन उधर उमाशंकर के मन में ये वाली बात बैठ गई थी कि इसने मुझसे लड़ाई कैसे की, इसकी भैंसें मेरे खेत में कैसे आई। वो इस बात को लेकर बाबूलाल को मारने का प्लान बनाने लगा। उमाशंकर प्रभु दयाल जो उनके फ्रेंड थे, उनके साथ मिलकर बाबूलाल को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, बाबूलाल के घर उमाशंकर आता है और उनसे बोलते हैं कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें दवाई दिलवाने के लिए शहर चलो। बाबूलाल बेचारा भोला वाला, उसके मन में तो था नहीं लड़ाई को लेकर कुछ भी। उसकी तरफ से तो वो लड़ाई वही खत्म हो चुकी थी। तो बाबूलाल उनके साथ शहर चल देता है। उधर उमाशंकर प्रभु दयाल के साथ मिलकर बाबूलाल को मारने की प्लानिंग कर चुका था। प्रभु दयाल रास्ते में ही घात लगा के बैठा हुआ था। जैसे ही गांव से थोड़ा बाहर निकलते हैं, एक सुनसान रास्ता पड़ता है। उधर प्रभु दयाल और उमाशंकर दोनों मिलकर बाबूलाल पर धारदार हथियार से हमला कर देते हैं, जिससे बाबूलाल की स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है। इस बात की सूचना बाबूलाल की फैमिली वालों को लगती है। उनकी फैमिली से उनके पिताजी और उनके भाई स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि बाबूलाल पूरा ब्लड से लथपथ उनकी बॉडी पड़ी हुई है। ये देखकर उनके पिताजी और उनके भाई पूरी तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि घर में कमाने वाले घर का बड़ा बेटा ही एक जिम्मेदार होता है और वही घर से चला जाए तो इस चीज का दुख परिवार वाले ही सहन कर सकते हैं। इस परिवार वालों को मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। रमेश जो उनके बाबूलाल के छोटे भाई थे, वो उसी टाइम सोच लेते हैं कि मैं कुछ भी करके अपने भाई के हत्यारों को पकड़वा कर रहूंगा, मैं अपने भाई को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। रमेश और उनके पिताजी जाकर दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं। पुलिस आकर उमाशंकर प्रभु दयाल को अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिन तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस चलता है। करीब 4 महीने बाद दोनों आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इनके खिलाफ ना तो इतने सबूत मिल पाए थे और ना ये इस बात को साबित कर पाए कि इसने मेरे भाई को मारा है। अब यहाँ से शुरू होता है एक भाई का संघर्ष। गांव से रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसी सरकारी ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स निकलवाना। रमेश कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चक्कर काटने के बाद अपने भाई की मर्डर फाइल निकलवाने के लिए प्रयास करते हैं। तो बहुत बार परेशान होने के बाद फाइनली रमेश को अपने भाई के मर्डर की फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिल जाती है। वो इस फाइल को लेकर जबलपुर जाते हैं और जबलपुर हाई कोर्ट में इस बात की अपील करते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट अपील स्वीकार कर लेता है। करीब 16 साल तक जबलपुर हाई कोर्ट में केस चला। 16 साल बाद इन दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन 16 सालों में रमेश ने अपने पुश्तैनी जमीन और अपनी फैमिली के जो औरतें थी उनके गहने वहने सब बेच दिए थे। उसने सब कुछ अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए दांव पर लगा दिया था। वो इस केस के चलते ना तो अपने परिवार पर ठीक से ध्यान दे पाए, ना अपने बच्चों की पढ़ाई पर ठीक से ध्यान दे पाए। बस वो इसी बात में लगे रहे कि मुझे मेरे भाई को इंसाफ दिलाना है। फाइनली दोनों को उम्र कैद हो जाने के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लेती है। रमेश और उसके परिवार वालों ने सुकून की सांस ली थी। इतने में ही
उमा शंकर और प्रभु दयाल की फैमिली वालों ने इस केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी। सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली इस अपील को स्वीकार कर लेता है। जब इनकी अपील स्वीकार हो जाती है तो इन दोनों को जमानत मिल जाती है। जमानत पर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। करीब 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का ही वही फैसला था जो हाई कोर्ट का था, दोनों को उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करता है। इस फैसले की सूचना मिलते ही प्रभु दयाल और उमा शंकर दोनों फरार हो जाते हैं। अब यहाँ से पुलिस का काम शुरू हो जाता है। पुलिस दोनों को ढूंढना चालू करती है, लेकिन काफी परेशान होने के बाद इन दोनों का कुछ भी अता पता नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट बार बार अरेस्ट वारंट जारी करता रहा। पुलिस बार बार इनको ढूंढती रही, लेकिन इन दोनों का कुछ भी पता नहीं था ये कहाँ गए। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी करते हैं और उसमें इन दोनों आरोपियों के ऊपर 10-10 हजार रुपए की इनाम घोषित करते हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है। पुलिस इन दोनों की छानबीन फिर से स्टार्ट कर देती है। इधर रमेश इसको जहां से भी सूचना मिलती पुलिस को बताता कि इनकी लोकेशन यहाँ मिल रही है, लेकिन वहां जाकर देखने पर ये दोनों नहीं मिलते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के परिवार वालों के नंबर को ट्रेस करना स्टार्ट किया। उनमें से एक लोकेशन मिलती है प्रभु दयाल की। प्रभु दयाल जो कि 12 साल से इंदौर में एक जगह पड़ती है महू। महू में जामगेट के पास में एक मंदिर है, वहां बाबा बनकर रह रहे थे। जब पुलिस वहां जाकर उनके बारे में छानबीन करती है तो उन्हें पता लगता है कि ये 12 साल से नाम बदलकर यहाँ मंदिर में रह रहे हैं। 14 मई को पुलिस प्रभु दयाल को मंदिर से बाबा के वेश में अरेस्ट कर लेती है। वहीं 10 दिन बाद उमा शंकर को पुलिस नागपुर से अरेस्ट कर लेती है। उमा शंकर नागपुर में जड़ी बूटी देकर वैद्य का काम कर रहा था। पुलिस दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद रमेश को थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ी शांति मिलती है कि चलो मेरे भाई के हत्यारे 33 साल बाद अरेस्ट हो गए। इस तरीके से 33 साल तक संघर्ष करने के बाद एक भाई अपने भाई को इंसाफ दिलाकर इतना खुश था। परिवार का सब कुछ गवा दिया, जमीन चली गई, गहने चले गए, 10 लाख रुपए का कर्ज हो गया, बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, सब कुछ पीछे हो गया। उसके बाद भी रमेश इतना खुश था कि चलो मेरे भाई के हत्यारों को अरेस्ट कर लिया गया। फाइनली उनको उनके किए की सजा मिल गई। ये था एक भाई का संघर्ष। अगर आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को, समाज में सबको पता चल सके कि एक भाई अगर ठान ले, एक घर का बेटा अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। ये सिर्फ इंसाफ दिलाने की बात नहीं है, ये बात हर उन लोगों पर लागू होती है जो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, चाहे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हो, चाहे किसी भी काम से रिलेटेड हो। अगर मन में सोच लिया जाए तो लक्ष्य दूर नहीं होता, और रमेश ने इस बात को साबित कर कर दिखाया है। रमेश जैसे ना जाने कितने बेटे, ना जाने कितने भाई आज इंसाफ की लड़ाई के लिए गुहार लगा रहे हैं। न जाने ऐसे कितने केस जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनके आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। ये तो बस एक छोटी सी कहानी थी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।